Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 18th of January 2024। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं। पाक स्लैम्स स्ट्राइक्स बाय ईरान रिकॉल्स एनवॉय। तो जो पाकिस्तान है इट रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर टू तेहरान a day after Iran launched air strikes on the Pakistan that it claimed targeted bases for a militant Sunni separatist group। तो इस्लामाबाद जो है इट आस्क्ड द ईरानियन एनवॉय हु वाज इन तेहरान एट द टाइम ऑफ द अटैक नॉट टू रिटर्न। और जो पाकिस्तान है उसने ये बोला कि इट रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। ये वहाँ के ऑफिशियल्स ने बोला है। इस अटैक में जो है 2 बच्चे उन वो डेथ हुई है और 3 वुमेन जो है वो इंजर्ड हो गई हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ने बताया है, ठीक है ना। इंडिया ने जो है हालांकि बैक किया ईरान के अटैक को और बोला है कि जो स्ट्राइक है इट इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो इन स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे जो इंडिया है उसने बैक किया ईरान को और वही है कि ये जो अलीज टेरर कैंप्स के ऊपर जो स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, उसको जो है एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस करके बोला है। और इंडिया ने ये भी बोला है कि इट इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है ये बोला है, ठीक है ना। आपको बता दें अभी जस्ट एक दिन पहले जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से अटैक से हमारे जो है वो ईरान की विजिट पे भी थे। तो पाकिस्तान ये भी बोल सकता है कि ये इंडिया नहीं कराया है। चलिए नेक्स्ट इज क्रैकडाउन ऑन हेट स्पीच इंसाइटमेंट टू वायलेंस से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वेडनेसडे को ये बोला है अथॉरिटीज को कि दे नीड टू बी कॉन्शियस दैट नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड हेट स्पीच आर परमिसिबल। तो बेसिकली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस को और जो लोकल अथॉरिटीज है उनको बोला है कि दे शुड कीप ए क्लोज आई ऑन पब्लिक इवेंट्स प्लान्ड बाय द हिंदू जन जागृति समिति, ठीक है ना। तो उसके चलते ये है कि हालांकि इनको जो प्ली गई थी वो ये थी कि इनको जो है नहीं होने देना चाहिए, इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अथॉरिटीज है उनको बोले कि आप जो है विजिल रखिए। देखिए जल्लीकट्टू इवेंट देख सकते हैं आप, ये आपको ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना। बुल टेमिंग इवेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 120 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बनाई गई है एट ए कॉस्ट ऑफ अराउंड 400 करोड़। ये कहाँ पे, विजयवाड़ा में बनाई गई है और ये इसको बोला जाए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये है। और ये इनॉग्रेट किया गया है किया जाएगा फ्राइडे को बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है ये, 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, ठीक है ना। जो विंग्स इंडिया 2024 जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज कह लीजिए या शोकेस एक तरह से बोल लीजिए, ठीक है ना, शोकेस ही है। विंग्स इंडिया 2024 ये जो है होना है जनवरी 18 से 21 से। कहाँ पे, ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में जो है इवेंट होना है। तो वहाँ पे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके जो है जो इंडिजिनियस सिविल प्लेटफॉर्म से जैसे हमारा हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट है और जो ALH ध्रुव है वो सब जो है वहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बेनिफिट्स 7,000 गल्फ रिटर्नी। तो फर्स्ट एवर जो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट रोल आउट किया गया था केरल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर दोज रिटर्निंग फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, उसने लगभग अब तक जो है क्लोज टू 7,000 रिटर्नीज को जो है स्टेट में बेनिफिट किया है। नोरका डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर रिटर्न इमिग्रेंट्स जो है इन्विसाज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट केरल राइट्स अफेयर्स के द्वारा। और ये बेसिकली था टू हेल्प गल्फ रिटर्नीज सेट अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स विद द सपोर्ट ऑफ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेनिफिशियरी जो है इस स्कीम में वो लगभग 6,661 रहे हैं। आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, बिजनेस और ये सब चीजें जो है इसमें सेक्टर वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। आगे देखते हैं इंडिया डिफेंड्स ईरान साइड्स इट्स पोजीशन ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट टेररिज्म। तो वही है कि इंडिया ने जो बोला है कि जो एक्शन लिया गया वो सेल्फ डिफेंस में इंडिया ने अंडरस्टैंडिंग दिखाई इसमें कि जो अलीज मिलिटेंट बेसेस थे इनसाइड पाकिस्तान वो हालांकि ये है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उनकी विजिट के जस्ट एक दिन बाद आया है, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एक्ट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ऑन कैंसिलेशन ऑफ एफसीआर। ये हमने ये कल की न्यूज थी कि जो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने जो है जो CPR है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको जो FCRA का रजिस्ट्रेशन था वो सर्टिफिकेट जो है कैंसिल किया गया था फॉर सेवरल वायलेशंस ऑफ द FCRA 2010। तो इसके रिगार्डिंग ये आपको न्यूज ध्यान रखनी है। फर्स्ट टाइम जो है नेवी जो है वो अपना मिक्स्ड मार्चिंग कंटिजेंट रखने वाला रिपब्लिक डे परेड में। तो यहाँ पे जो नेवी है उसमें 144 यंग मैन एंड वुमेन जो है वो मार्च करेंगे डाउन द हिस्टोरिक कर्तव्य पथ शोल्डर टू शोल्डर। और ये एपिटमाइज करता है नेवी का जो कमिटमेंट है टुवर्ड जेंडर न्यूट्रलिटी, उसको ये दिखाएगा, ठीक है ना। पहली बार हुआ कि नेवी जो है मिक्स्ड कंटिजेंट जो है वो मार्च करेगा उसमें। आगे देखते हैं
और क्या इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल राइजिंग इन ओवर हाफ ऑफ इंडिया सब डिस्ट्रिक्ट, तो आधे से ज्यादा सब डिस्ट्रिक्ट में जो रेनफॉल है वो राइजिंग पे देखने को मिला है। 4 डिकेड की स्टडी की गई है, और अगर डाटा देखें तो जो रेनफॉल है वो मोर देन हाफ है इंडिया के 4400 से ज़्यादा तहसीलों में और सब डिस्ट्रिक्ट्स में। ये ग्रैनुलर एनालिसिस हुई थी, जिसमें जो इंडियन मानसून में चेंज हुए उनको जो है बेसिकली एनालाइज किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम जो है तहसील लेवल पे कंडक्ट किया गया था। 55% जो तहसील से उन्होंने राइज दिखाया रेनफॉल में, और 11% जो है उन्होंने फॉल दिखाया है, ठीक है ना। 11% तहसील जो है रिड्यूस हुआ है उनमें रेनफॉल, जिनमें से 87% शो डिक्लाइन ड्यूरिंग द क्रिटिकल खरीफ सोइंग मंथ्स, ठीक है ना। और मैनी डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने एक्सट्रीम डेफिशिएंसीज भी दिखाई हैं, एक्सेसेस भी दिखाए हैं इवन ड्यूरिंग नॉर्मल मानसून, ठीक है ना। सेवरल तहसील जो महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल रिपोर्ट के उन्होंने इंक्रीजिंग विंटर रेनफॉल जो उनमें देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से एरेटिक रेनिंग पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है इन सब चीजों से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, साइंस में है लिसन टू योर गट इट मे बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट योर हार्ट। तो साइंटिस्ट ने जो है एक बहुत सारी स्टडी जो है पब्लिश करी है रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, डिजीजेज एंड अवर डाइट्स अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ आवर गट माइक्रोबायोम, ठीक है ना। लेकिन देयर हैज बीन इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ लेट टू सजेस्ट डिफरेंसेस इन आवर जेनेटिक मेकअप्स कुड आल्सो अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ गट माइक्रोब। तो जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा जीनोम है, उससे भी जो है जो हमारे गट की जो सॉरी गट की जो माइक्रोब की डाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट होती है। तो ह्यूमन माइक्रोबायोम जो है इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट रिजाइड इन आवर बॉडी और स्पेशली इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये सब हम जानते हैं, जो माइक्रोब्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स हमारी वेलबींग के, जिसमें हमारा कि हम किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है बॉडी, मेटाबोलाइज करती है कि मेटाबोलाइट्स को, और इम्यूनिटी कैसे डेवलप करती है, फिर गुड मेंटल हेल्थ जो है कीप करने में, इन सब चीज़ों में जो है हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता ही है। जो ह्यूमन गट माइक्रोबायोम है वो लगभग कंट्रीब्यूट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में, जैसे डाइजेस्टिंग है या एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं वो इन एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व है ही, जैसे कि एंजाइम प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। जो बेसिकली एंजाइम आपको पता ही है बॉडी को हमें चाहिए फंक्शन करने के लिए, तो इन सब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये सारे जो है वो माइक्रोबायोम जो है वही एक तरह से उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो हमारे बहुत सारे जो अगर हम ऑप्टिमल कंपोजिशन जान लेते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम को, तो उससे जो है हमें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि अगर हम ऑप्टिमल कंजम्पशन कंपोजिशन मान लेंगे तो हम जो है एक हेल्दी और अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोबायोम अगर कम है तो भी वो एक तरह से बेनिफिशियल नहीं है, वो भी कंसर्न की इशू है, और अगर किसी भी टाइप का माइक्रोबायोम अगर एक्सेस में है तो वो भी एक जो है कंसर्न का इशू है। तो इसलिए उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे जो है रखना जो है वो जरूरी है। जो जेनेटिक वेरिएंट्स है एबीओ ब्लड ग्रुप में, लोसाई एंड कंसिक्वेंटली एबीओ ब्लड ग्रुप, दे हैव बीन प्रीवियसली एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ कार्डियोमेटाबोलाइक ट्रेट्स इंक्लूडिंग लिपिड लेवल्स एंड ब्लॉक्स इन ब्लड वेसल। तो बेसिकली यहाँ पे माइक्रोबायोम का रोल दिखाया है कि किस किस चीज में है, गट से लेके हार्ट तक जो है सारा का सारा माइक्रोबायोम एक तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है, ठीक है ना। और साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव कर रहे हैं कि लिंक हो सकता है गट माइक्रोब्स का और ह्यूमन कैंसर्स का भी, ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है। जो एविडेंस है इट इज आल्सो माउंटिंग दैट द ह्यूमन माइक्रोबायोम कैन बी एसोसिएटेड विद द हाउ न्यूरॉन्स टॉक टू ईच अदर। जो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसमें भी जो है माइक्रोबायोम का एसोसिएशन हो सकता है, उस पर भी जो है की जा रही है स्टडी। फिर जो ह्यूमन जीनोमिक स्टडीज हैं वो शेप कर रही है बेसिकली हेल्थ केयर ऑफ द फ्यूचर को, किस तरीके से, बाय पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन। जीनोमिक स्टडी करेंगे तो उससे वही डाइवर्सिटी का पता चलता है कि माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी कैसी है, और क्योंकि माइक्रोबायोम से जो बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर हेल्थ केयर है वो डिपेंड करता है हमारी जीनोमिक स्टडीज पे, ठीक है। आगे देखते हैं एडिटोरियल में सबसे पहले रीजनल टर्मोइल। तो वेस्ट एशिया को जो है क्या जरूरत है, एक सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की जरूरत है, और पैलेस्टीन इशू जिसके सेंटर में है। तो हम जानते हैं कि गाजा वार जो हुई थी वो अब केवल इजराइल और हमास तक सीमित नहीं रह गई है, उसमें आप देखो लेबनान, हिजबुल्ला, ठीक है ना, हमास, इरानियन कमांडर्स, हाउथी रिबेल्स, ईरान बैक जो है, ठीक है ना, यूएस फोर्सेज इन सीरिया एंड इराक, ये सब उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई हैं। इसमें चाहे आप ईरान बैक्ड मिलिट्री जो सीरिया और इराक में उन्होंने अटैक किया था, यूएस फोर्सेज ने जो सीरिया इराक में,
ठीक है ना। यूएस की जो फोर्सेस थी सीरिया में, उन पर अटैक हुआ था ईरान बैक्ड मिलिशियाज का वो, या हाउथीज जो थे, जो ईरान बैक्ड रिबेल्स थे यमन के, वो रेड सी में उन्होंने, आपने देखा उसको बैटलफील्ड बना रखा है। फिर यूएस के जो एयर स्ट्राइक्स हुई इराक, सीरिया और यमन में, वो रिटेलिएशन में बेसिकली अगेंस्ट शिया मिलिशियाज, वो देख लीजिए। फिर जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई है अभी, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं, ईरान क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड एन इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट इन इराक कुर्दिस्तान, और ट्रेनिंग कैंप्स जो है उसने सुन्नी इस्लामिस्ट के सीरिया और पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक्स में अभी जो डिसमेंटल की एक तरह से उसने। तो ये सारे दिखाते हैं कि अब जो वार थी वो एक पूरे रीजन में फैल चुकी है, और उससे जो पूरा वेस्ट एशिया रीजन है वो अफेक्ट हो रहा है। तो वास्ट वेस्ट एशिया नीड्स इज अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम। वेस्ट एशिया को जरूरत क्या है, एक नए सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की जरूरत है, और देयर हैज टू बी एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। सबसे पहला उसका स्टेप क्या होगा कि इमीडिएट सीज फायर हो गाजा में, पीस हो बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन में, that could be used as a springboard for further talks aimed at regional security between the main stakeholders। और मेन स्टेकहोल्डर्स यहाँ पे क्या, इजराइल है, अरब नेशंस है, ईरान है, यूएस है, और जो इनके रेस्पेक्टिव एलाइज और प्रॉक्सीज हैं वो सब इस पे कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले तो इमीडिएट सीज फायर हो गाजा में, और एक पीस जो है वो शुरुआत हो सकती है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की, वो जो है फर्दर टॉक्स का रास्ता जो है खोल सके, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अर्ली लीड। तो ट्रंप जो है वो फेवरेट दिख रहे हैं कि रिपब्लिकन नॉमिनेशन वो उनको मिल जाएगा, और सिग्निफिकेंट लीड है उनकी ओवर अदर रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट फॉर्मल इवेंट ऑफ द इलेक्शन सीजन, ठीक है। तो इसमें यही है कि अर्ली असेसमेंट तो ये है कि मिस्टर ट्रंप की ओवरऑल पोजीशन जो है वो सजेस्ट कर रही है कि ही वुड बी वेल प्लेस्ड टू विन हिज पार्टीज नॉमिनेशन एंड परहैप्स सक्सेसफुली चैलेंज हिज डेमोक्रेटिक राइवल इनकम्बेंट जॉय बिडेन। लेकिन वेदर दिस विल बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फेवरिंग द यूएस लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट, इट इज एन एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। वो अलग बात है कि वो बाद में पता चलेगा कि क्या वो पॉजिटिवली लॉन्ग टर्म में यूएस के फेवर में जो है रहेगी भी ये बात या नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आई सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। तो रेड सी में आपने देखा हुआ हाउती जो रेबल्स थे जो यमन में बेस्ड थे, उन्होंने इजरायली अटैक्स के रेस्पॉन्स में जो है बॉम्बिंग शुरू की थी। कहाँ पे और अटैक किए थे उन्होंने, मर्चेंट शिपिंग को यूजिंग द रेड सी रूट। तो बहुत सारे मेथड्स और जो इसमें चॉइस ऑफ वेपनरी थी, वो ये इंडिकेशन देता है कि द टाइप ऑफ एसेट्स अवेलेबल टू द रीबेल्स एंड द टाइप ऑफ ट्रेनिंग दे आर रिसीविंग। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास ये जो वेपनरी और जो ये मेथड्स हैं वो अवेलेबल होना, उनको ये दिखाता है कि उनके पास क्या-क्या रिसोर्सेज है और क्या किस टाइप की उनको ट्रेनिंग जो है वो मिली हुई है। ट्रेड डिस्रप्शंस जो हो रही हैं उस रीजन में, वो तो एक वरी का है ही। इम्पैक्ट जो है स्टेबिलिटी पे वो इमेंस है। जो इम्पैक्ट है ट्रेड पे वो भी ग्रोइंग कंसर्न है। ग्रेटर कंसर्न ये है कि जो मॉडर्न वेपनरी है वो यूज़ की जा रही है इनके द्वारा, रेबल्स के द्वारा, और जो इनेबिलिटी है नेशंस की, जिसमें बोथ एलाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है टू वर्क टुगेदर एज अ टीम डिस्पाइट द सब्सटेंशियल प्रेजेंस ऑफ मैरीटाइम फोर्सेज। रीजन में सब बहुत सारी मैरीटाइम फोर्सेज है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में मतलब वो इस चीज को जो है वो इन अनेबल है एक तरह से एक टीम वर्क की तरह काम करने में, एक साथ काम करने में, इस जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में। जो हाउतीज हैं दे अपियर टू बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। इसका इस फायदा कौन ले रहा है, ये जो हौतीज है यमन बेस्ड, इन्होंने इसका फायदा लिया है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक तरह से ये जो उनकी जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है उसका उन्होंने एडवांटेज फुल लिया है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो हैथ रिबल्स यूज करें ड्रोन्स को भी, और एएस जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको भी। ये कंसर्न का इशू है, क्योंकि स्टेट सपोर्ट जो मिल रहा है हाउतीज को, उसने और चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। चाहे इसमें आप ईरान मान लीजिए, और चाइना को भी हालांकि बोला जा रहा है कि इसमें है, ठीक है ना। फिर जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन बनाई गई थी, बेसिकली ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस थी, ठीक है ना, कंबाइंड टास्क फोर्सेस, जिसको जो है अभी अगर इसका रिस्पॉन्स देखें तो लैकलस्टर रिस्पॉन्स जो है वो नजर आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का। और ये एज ए कोलिशन बनाई थी ऑफ विलिंग नेशंस, और इसका फेलियर एक तरह से नजर आता है, इसकी इनेबिलिटी नजर आती है, कोई मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने में यहाँ पे नहीं रही है। और ये जो फेलियर है, इसके इनेबिलिटी इंडिकेट करता है डिवीजन विद इन द लाइक माइंडेड नेशंस दैट सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एंडोर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी एज ए मेजर कन्वर्जेंस फैक्टर। कि उनके जो डिविजन्स है उनके माइंडसेट में, लाइक माइंडेड नेशंस एक साथ जरूर आए, लेकिन उनमें जो डिविजन्स है क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाया, तो उससे यही डिवीजन दिखाई देता है। और ये उस डिवीजन का एडवांटेज कौन ले रहा है, वो हाउतीज ने बिल्कुल क्लियरली लिया है, ठीक है ना। So while combat operation and tactical philosophies dictate that it is more prudent to take out the launchers, there is a need to stop the supply of weaponry। तो सबसे जरूरी है ये चीज भी है कि जो वेपनरी की सप्लाई है उसको रोकना भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, ठीक है ना। हम्म, फिर जो सिचुएशन है, इट डज नॉट अपेयर टू बी अंडर एनी मॉडिकम ऑफ कंट्रोल एंड कुड डेटोरेट फर्दर। ये सिचुएशन कंट्रोल में होती ही नजर नहीं आती, बल्कि और ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा डेटोरेट हो जाएगी। जो नीड है
वो ये है कि एन एक्सेप्टेड एंड स्टेट दैट इज अचीवेबल इन क्विक टाइम इज द एसेंस ऑफ द आवर। अभी ये है कि आप उस चीज को, जो सिचुएशन है उसको एंड करा जाए। और फर्दर एक्शंस नीड टू बी असेस्ड टू अवॉइड अ स्टेट ऑन स्टेट कन्फ्रंटेशन एज वेल एज एन लैंडिंग इन लेजिटिमेसी टू द हाउथीज बीइंग सीन एज ए स्टेट एक्टर। तो उसको भी आप एक लेजिटिमेसी देना भी हाउथीज को जो है वो भी थोड़ा सा गलत वो है कि आपको ये चेक करना है कि उनको जो है एज ए लेजिटिमेसी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि टर्निंग यमन इनटू अ बैटल ग्राउंड लाइक लेबनान मस्ट बी, और सबसे जरूरी बात कि यमन को एज ए बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट करना एक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑथर ने सजेस्ट किया है। आपको ये भी चेक करना है कि वो लेबनान में ना बदल जाए, ठीक है ना। जैसे लेबनान को बैटल ग्राउंड बना रखा है उस तरीके से ही यमन को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मतलब मल्टीपल चैलेंजेस वाली सिचुएशन है, आपको ये करना है, वो नहीं होने देना ऐसे। डाटा पॉइंट में आज जरूर है मिसमैच जो है बिटवीन एस्पिरेशन स्ट्रीम चॉइसेज वाज स्पेसिफिकली स्टार्ट इन अनंतनाग एंड जे.एंड.के यूटी, ठीक है ना। तो जो रूरल गर्ल्स हैं दे वांट टू बी इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, लेकिन वो स्ट्रीम चूज कर रही हैं आर्ट्स। तो रियलिटी जो है वो थोड़ी अलग है, मतलब एस्पिरेशंस कुछ और हैं, लेकिन जो स्ट्रीम चॉइसेज हैं वो काफी उनके पास अवेलेबल कम है, ठीक है ना। इस वजह से उनको उसी में जाना पड़ रहा है, ठीक। आगे देखते हैं डीलिस्टिंग सम कुकी जोमी ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो मणिपुर गवर्नमेंट है, इट हैज बीन आस्क्ड बाय द सेंटर टू एग्जामिन अ representation seeking the delisting of certain Kuki and Zomi tribes from the ST list of the Manipur। और ये फर्स्ट टाइम है members of the Methi community have tried to push for their inclusion on the ST list by arguing that certain Kuki and Zomi tribes did not deserve to be on it। और ये ऐसा है कि वो जो मीती कम्युनिटी के वो कह रहे हैं कि उनको जो है आपको एसटी लिस्ट में डालिए, क्योंकि जो क्यूकी और जोमी ट्राइब के बहुत सारे जो लोग हैं, वो ट्राइब्स हैं मतलब इन कम्युनिटी के, वो जो है डिजर्व भी नहीं करते हैं कि उनको इसमें होना चाहिए। तो मतलब एक तरह से रिवीजन की मांग थी। तो हालांकि ये भी है कि देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस एज ऑफ येट टू शो दैट दीज ट्राइब्स नेम्स प्रेजेंस इन द एसटी लिस्ट हैज एडेड एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इलीगल इमिग्रेशन इनटू मणिपुर बियॉन्ड इंडिविजुअल इंस्टेंसेस एंड द रिटोरिक प्रेजेंटेड बाय द मीती कम्युनिटी। तो यहाँ पे दो रिपोर्टों को बेसिकली बोला गया है। जो फर्स्ट ओबी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो, और जो लोकुर कमीशन था उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था। तो जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट हुआ था 1955 में, अपनी रिपोर्ट में उसने बोला था कि ये जो 3 ब्रॉड ट्राइब क्लासिफिकेशन है ये ओरिजिनेट हुआ था अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और साथ साथ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो ट्राइब्स हैं असम के और हिल्स ऑफ मणिपुर के हैं, इंडिविजुअल ट्राइब नेम्स बी एडेड टू द एसटी लिस्ट इंस्टेड ऑफ अम्ब्रेला ट्राइब, फॉर विच दी लिस्ट मस्ट बी रिड्रॉन एंटायरली गिवन द डेटेड नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1965 में जब लोकुर कमीशन आया तो उसने अपनी रिपोर्ट बताई, और उसने भी नोट किया कि देयर हैज बीन अ स्प्लिंटरिंग टेंडेंसी अमंग कुकी ट्राइब्स, और जो सब ग्रुप्स हैं और इवन जो क्लैंस है दे विश टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज इन द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। और जो कमीशन है उसने बोला जो this splintering tendency among the Kuki tribes grew over the years according to representative Kuki जो communities in Manipur। और by the end of the century अगर आप देखें तो most people who would be considered under the umbrella of Kukis, they had already established their independent tribes names that had been added to the ST list over the years। लेकिन जो भूरिया कमीशन रिपोर्ट आई 2002-2004 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, उसने ऑब्जर्व किया ये जो एक पर्टिकुलर एडिशन है, इट हैड लेड टू कंफ्यूजन अबाउट हु वुड बी क्लासिफाइड अंडर दिस एंट्री। तो इसलिए रिकमेंड किया गया कि मेंशनिंग द ट्राइब्स नेम्स इन द एसटी लिस्ट इन ऑर्डर टू निप इंटर ट्राइब डिफरेंसेस इन द बट। ये बेसिकली इन 3 कमीशंस ने या 3 रिपोर्टों में जो है वो फाइंडिंग्स या आउटकम्स रहे थे। वेयर डू चाइना ताइवान रिलेशंस स्टैंड। तो आपको पता होगा अभी कल परसों की खबर है कि जो नायरू एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, उसने अनाउंस किया था कि ये शिफ्ट कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ्रॉम ताइपाई ताइवान से, जो उसने चाइना की तरफ बीजिंग की तरफ कर लिए हैं एक तरह से। और बीजिंग एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ल्यूरिंग स्मॉलर नेशंस विद द प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसी का ये रिजल्ट जो है रहा है। नई ईयर के एड्रेस में जो मिस्टर जी जिनपिंग थे चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने रिमार्क किया था दैट रीयूनिफिकेशन विद ताइवान इज इनएविटेबल एंड ताइवान इज अ सेक्रेट टेरिटरी, ठीक है ना। तो ये चाइना के जो ल्यूर करने का ये तरीका है, उससे जो है नाउरू जो है उसने जो है चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं Why did Iran carry out strikes in Iraq, Syria and Pakistan? तो जो इस्लामिस्ट रिपब्लिक है, it seeks to send an assertive message to its conventional and non-state rivals that it would not hesitate to take military action if its security red lines are breached। तो ये बेसिकली ईरान ने जो स्ट्राइक की है इराक, सीरिया और पाकिस्तान में, वो मैसेज देना चाहता है कि अगर उसकी सिक्योरिटी रेड लाइंस को कोई ब्रीच करेगा तो वो जो है उनको जवाब देने के लिए रिटेलिएशन जरूर करेगा, ठीक है ना। ग्रीनलैंड लगभग
मोर देन 20% जो आइस है वो प्रीवियसली थोड़ी जो मानी जा रही थी लॉस्ट हुआ है उससे ज्यादा हुई है। तो क्लाइमेट चेंज जो है इट कोज ग्रीनलैंड आइस शीट टू लॉस 20% मोर आइस देन प्रीवियसली थॉट अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड वेडनेसडे दैट यूज सैटेलाइट इमेजरी टू ट्रैक द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स ऑफ द पास्ट 4 डिकेड्स। तो स्टडी ने जो है पाया है कि 1000 गीगाटन्स ऑफ आइस हैड बीन लॉस्ट ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स एंड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, जिसके बारे में कुछ जो है अकाउंटिंग भी नहीं है। लगभग 1000 गीगाटन्स ऑफ आइस जो है वो लॉस हो चुके हैं पिछले 4 डिकेड्स में, ठीक है ना। और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो Q3 की ग्रोथ है वो इट में स्लिप बिलो 6%, ये इकरा ने जो है बोला है, ठीक है ना। रियल जीडीपी ग्रोथ है इट मे हैव स्लोड डाउन सिग्निफिकेंटली लोअर देन द आरबीआई फोरकास्ट ऑफ 6.5% फॉर द थर्ड क्वार्टर। ये रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसने बोला है। और उसने ये भी साइट किया है कि सीक्वेंशियल सॉफ्टनिंग इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स एंड अ स्लम्प इन सेंटर्स केपेक्स फॉर द स्लो डाउन। तो जो Q3 की ग्रोथ है वो इट में सफर विद लिटिल टू नो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू शार्प फॉल इन द क्रॉप खरीफ क्रॉप आउटपुट। जो इकरा इकोनॉमिस्ट है उन्होंने हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन सेंटर्स केपेक्स इन Q3, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें भी डिप ड्रॉप देखा जा रहा है अक्टूबर नवंबर में पार्टिकुलरली, ठीक है ना। तो जो फर्म है ये रेटिंग फर्म इकरा उसने एट्रीब्यूट किया दिसंबर का स्लो डाउन टू एंड ऑफ फेस्टिव पीरियड एंड टेपरिंग डिमांड फॉर एनर्जी ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। तो यही बस इसमें ध्यान रखने की बात थी कि थोड़ा ग्रोथ जो है वो नीचे जाती हुई दिख रही है। चाइना जो है वन ऑफ इट्स वर्स्ट ईयर ग्रोथ के टर्म्स में देख रहा है सिंस 1990। तो चाइना का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने रिवील किया कि जो जीडीपी है इट एक्सपेंडेड 5.2% टू हिट 126 ट्रिलियन युआन last year, or while 5.2% would be looked on enviously by other governments such as the US and the European, it is well down from the levels around 6% or 7% enjoyed in the 2010। तो 2010 में जो 6 से 7% ग्रोथ एंजॉय कर रहा था चाइना, उससे अब वो 5.2% पे आ गया। हालांकि बाकी जो कंट्री जैसे यूएस और यूरोपियन यूनियन वो इसको भी अभी भी ये देख रहे हैं कि 5.2% उनके हिसाब से तो वो अब भी ठीक ही है, ठीक है ना। रोहित शर्मा जो है उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक जो है मोस्ट सेंचुरीज का किया 2020 में। 5वीं जो है सेंचुरी उन्होंने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में की थी। हाईएस्ट टी20 स्कोर है उनका ये 121 नॉट आउट। और जो ये पहले जो इंडियन स्कीपर जो है वो फर्स्ट बैटर बन गए हैं टू एवर अचीव द फीट, ब्रेकिंग द टाई विद ग्लेन मैक्सवेल एंड सूर्य कुमार यादव। सबसे ज्यादा सेंचुरी जो है उनकी अब 5 हो चुकी हैं, ठीक है ना, टी20 में। तो अफगानिस्तान को जो है ट्विन सुपर ओवर इवेंट में जो हराया, पहली बार हुआ था कि जो कॉन्टेस्ट है वो 2 सुपर ओवर में जो है पहुंच गया था, पहली बार हुआ है। सेकंड टाई ब्रेकर, पहले टाई ब्रेकर में दोनों कंट्रीज ने 16 रन बनाए इसलिए वो भी ड्रॉ रहा। फिर सेकंड टाई ब्रेकर में जो इंडिया ने 11 रन स्कोर किए और अफगानिस्तान केवल एक ही बना पाया क्योंकि जो रवि बिश्नोई थे उन्होंने दोनों विकेट ले लिए, ठीक है ना। और इंडिया ने सीरीज जो है 3-0 से स्वीप भी कर लिया है, ठीक। और सेमीफाइनल जो है जर्मनी के रहेगा इंडिया का अगेंस्ट में, तो उसमें देखते हैं इंडिया को कि क्या वो अपनी वर्ल्ड कप के लिए जो हमने बताया था ओलंपिक्स के लिए सॉरी वो अपने जगह सुनिश्चित कर पाएंगे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम या फिर नहीं, तो वहीं पे अभी देखना है। बैटन कप आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड, ये हॉकी से रिलेटेड है और ये 125th एडिशन जो है बैटन कप का वो कोलकाता में शुरू होगा। ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड एंड होप्ड फॉर रिवाइवल ऑफ हॉकी एक्टिविटीज इन वेस्ट बंगाल। तो ये ध्यान रखें बैटन कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको डिस्कशन कैसा लगा और चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक आउटरीच पहुंच सके। सो थैंक यू।